गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज ए के चौधरी और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस बाय ए के चौधरी में। मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे हिंदी भाषा के उद्विकास पर। हिंदी भाषा का उद्विकास किस प्रकार से हुआ, इसको आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। मेरे प्यारे साथियों, यह जो वीडियो लेक्चर होगा वो किन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है यह जान लीजिए। हमारा जो यह वीडियो लेक्चर होगा यह आपके एमपी पटवारी, एमपीएसआई, एसएससी जीडी, एमपीपीएससी प्री प्लस मेंस, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी फॉरेस्ट गार्ड और इसके साथ साथ उन सभी एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है जिन एग्जामिनेशन के अंदर हिंदी ग्रामर या हिंदी साहित्य अर्थात हिंदी व्याकरण अर्थात हिंदी साहित्य का वेटेज है। ओके मेरे प्यारे साथियों, आप सभी हमारी छिंदवाड़ा शहर में संचालित ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ सकते हैं। वर्तमान में जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं वह एमपीएसआई, एमपी पटवारी एग्जामिनेशन 2022 और एमपीपीएससी एग्जामिनेशन 2022 को लेकर क्लासेस चल रही हैं। अगर आप हमारी इन ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, समय का दुरुपयोग न करते हुए हम बातचीत अपनी प्रारंभ करते हैं हिंदी भाषा के उद्विकास से। आप सबको यह जानकारी है, हिंदी भाषा का उद्विकास जो हुआ है वह संस्कृत भाषा से हुआ है। लेकिन संस्कृत भाषा से किस प्रकार से पाली भाषा बनी, पाली भाषा से किस प्रकार से प्राकृत बनी, प्राकृत से किस प्रकार से जन्म हुआ अपभ्रंश का, और अपभ्रंश के कितने प्रकार होते हैं, अपभ्रंश के बाद में किस प्रकार से जन्म हुआ हिंदी भाषा का, इस पूरी बातचीत को हम अपने इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। चलिए बातचीत प्रारंभ करते हैं हिंदी भाषा के उद्विकास में। प्यारे साथियों, हमारा आज का टॉपिक है हिंदी भाषा का उद्विकास। ओके, हम सब जानते हैं कि सबसे पहले किस भाषा का आविर्भाव हुआ, तो सबसे पहले जिस भाषा का आविर्भाव हुआ इसका नाम है संस्कृत। संस्कृत जो भाषा है हमारी, इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे याद रखना मातृ जननी भाषा कहा जाता है। मातृ जननी भाषा कहा जाता है। प्यारे साथियों, संस्कृत भाषा को मातृ जननी जो भाषा कहा जाता है वह इसलिए कहा जाता है क्योंकि सभी भाषाओं का उद्भव या आविर्भाव जिस भाषा से हुआ वह हमारी संस्कृत भाषा है, इसलिए इसे मातृ जननी भाषा कहते हैं। यहाँ पर एक फैक्ट और ध्यान रखिए कि जो हमारी संस्कृत भाषा है यह कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छी और उपयुक्त भाषा मानी जाती है। ठीक है, तो यह जो हमारी भाषा है यह कंप्यूटर के लिए उपयुक्त मानी जाती है, सबसे उपयुक्त मानी जाती है, यह भी आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद में हम बात करेंगे जो हमारी संस्कृत भाषा है इसका कालखंड कितना मिलता है, तो इसका कालखंड हमें देखने को मिलता है 1500 बीसी से लेकर 500 बीसी। ओके, अब जो संस्कृत भाषा है हमारी यह दो भागों में बटी है। हमारी जो संस्कृत भाषा है यह दो भागों में बटी हुई है। जो इसका पहला कालखंड हमें देखने को मिलेगा इसे हम बोलते हैं वैदिक संस्कृत, और जो दूसरा भाग इसका बटा हुआ है इसे बोलते हैं लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का कालखंड कितना देखने को मिलेगा हमें, तो इसका कालखंड देखने मिलता है हमें 1500 से लेकर 500, माफ कीजिएगा 1500 से लेकर 1000 बीसी, और लौकिक संस्कृत का कालखंड देखने को मिलेगा 1000 से 500 बीसी। ओके, आप यह जानना चाहेंगे कि सर वैदिक संस्कृत क्या है, लौकिक संस्कृत क्या है।
वैदिक संस्कृत वह संस्कृत है जिससे किसका निर्माण हुआ बताएंगे, वेदों का निर्माण हुआ। लौकिक संस्कृत वह संस्कृत है जो कि आम जनमानस की, आम जनता की भाषा थी। ओके, अगर बातचीत की जाए कि लौकिक संस्कृत से किसका निर्माण हुआ है, तो इससे भी कुछ ग्रंथों का निर्माण हुआ, जैसे कि बात करें महाभारत और याद रखना रामायण। वैदिक संस्कृत वह संस्कृत है जिससे किसका निर्माण हुआ है, इस वैदिक संस्कृत से निर्माण हुआ है, याद रखना, वेदों का। और हमारे इतिहास में कितनी संख्या है वेदों की, तो 4 संख्या है। पहला वेद कौन सा आता है, जिसे बोलते हैं ऋग्वेद। दूसरा वेद जो आता है इसे कहा जाता है यजुर्वेद। फिर जो वेद आता है इसे हम जानते हैं सामवेद के नाम से। इसके बाद में जो आएगा इसे हम बोलेंगे अथर्ववेद। ओके, तो ये 4 वेद है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर यह भी जानिए, यज्ञों के समय स्तुति करने वाले श्लोकों का समावेश किस वेद के अंतर्गत किया गया, ऋग्वेद के अंतर्गत किया गया। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को मानते हैं, तो सामवेद को मानते हैं। सा रे ग म प ध नि सा, जो भारतीय संगीत के 7 स्वर हैं, इसका जनक भी क्या है, सामवेद है। और जादू, टोना, वशीभूत या वशीकरण, जितनी भी चीजें हैं, इसका जनक कौन बताएंगे, हमारा अथर्ववेद है। ओके प्यारे साथियों, इसके बाद में बात करें लौकिक संस्कृत की, तो इसमें किसकी रचना हुई है, तो याद रखना महाभारत की रचना हुई है। और आप सब जानते हैं महाभारत के रचनाकार कौन हैं, तो महर्षि वेदव्यास जी हैं, वेदव्यास जी हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद में बात करें तो जो रामायण है, रामायण है, इसके रचनाकार भी कौन है, इसके रचनाकार कौन है, ध्यान रखिएगा। तो इसके हैं महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। ओके मेरे प्यारे साथियों, जब संस्कृत का आविर्भाव हुआ, इसके बाद में एक नई भाषा का जन्म हुआ जिसे कहते हैं पाली। अब आपके मन में यह द्वंद्व होगा कि सर संस्कृत के बाद में नई भाषा का जन्म क्यों हुआ, क्योंकि भाषा की यह प्रकृति है, भाषा की यह विशेषता है कि भाषा हमेशा कहाँ चलेगी, कठिन से सरल की ओर चलती है। अगर हम देखें संस्कृत भाषा अपेक्षाकृत कठिन थी, इसीलिए इसके बाद में किस भाषा का जन्म हुआ, तो संस्कृत के बाद में जन्म हुआ, ध्यान रखिएगा, पाली का। पाली जो भाषा थी, ध्यान रखना, इसका कालखंड कितना देखने मिलता है, इसका कालखंड देखने को मिलेगा आपको 500 BC से लेकर से 1 AD तक देखने को मिलेगा। और पाली की बात करें तो पाली भाषा जो है, याद रखना, सम्राट अशोक की, सम्राट अशोक की राजकीय भाषा रही है, ये ध्यान रखिएगा। और जो बौद्ध धर्म के पिटक है, याद रखना, उसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया, तो बताएंगे पाली भाषा का प्रयोग किया गया है। इसके उपरांत हम आगे बढ़े तो हमें यह जानना होगा कि पाली भाषा के बाद में किस भाषा का आविर्भाव हुआ, तो पाली के बाद में जिस भाषा का आविर्भाव हुआ यह हमारी भाषा हुई प्राकृत। प्राकृत भाषा की बात करें तो याद रखिएगा इसका कालखंड कितना देखने मिलेगा, तो जो प्राकृत भाषा हुई हमारी, इसका कालखंड है 1 AD से लेकर 500 AD तक में, 500 AD तक में कालखंड है, यह ध्यान रखना। प्राकृत जो भाषा हुई, याद रखना, इसका प्रयोग किया गया जैन धर्म के ग्रंथों में, ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। इसके बाद में किस भाषा का आविर्भाव हुआ, तो इसके बाद में जिस भाषा का आविर्भाव हुआ वह हुई हमारी अपभ्रंश। कौन सी हुई, अपभ्रंश हुई। अपभ्रंश जो है, याद रखिएगा, इसका कालखंड कितना देखने मिलेगा हमें, इसका कालखंड देखने को मिलेगा 500 AD से लेकर 1000 AD। ओके, इसके बाद में बात करें तो अपभ्रंश का एक अंतिम स्वरूप, इसके बाद में बात करें तो अपभ्रंश के बाद में हमें एक और भाषा दिखाई देती है जिसका नाम है अपभट्ट। अपभट्ट के बाद में अगर हम बात करें तो किसका आविर्भाव हुआ, तो अपभट्ट के बाद में आविर्भाव हुआ है, ध्यान रखना, हिंदी का। किसका हुआ है, हिंदी का।
अब हिंदी का जो कालखंड है वो जॉर्ज ग्रिगर्सन साहब के अनुसार कितना है, तो जॉर्ज ग्रिगर्सन साहब ने बताया कि हिंदी का कालखंड है 1050 से लेकर अब तक। तो मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से हिंदी का निर्माण हुआ है। तो आपने क्या सीखा कि सबसे पहले किस लैंग्वेज का जन्म हुआ? संस्कृत लैंग्वेज का जन्म हुआ। संस्कृत लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं? मातृ जननी भाषा बोलते हैं। संस्कृत जो है वो कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। संस्कृत का कालखंड कितना बताएंगे? 1500 बीसी से लेकर 500 बीसी तक में इसका कालखंड है। बात करें संस्कृत जो है ये दो भागों में बटी हुई है, वैदिक संस्कृत, और इस संस्कृत का प्रभाव रहा 1500 से लेकर 1000 बीसी। दूसरी संस्कृत है लौकिक संस्कृत, इसका कालखंड है 1000 बीसी से लेकर 500 बीसी तक में। बात करें वैदिक संस्कृत, वह संस्कृत है जो अपेक्षाकृत कठिन थी और जिससे निर्माण हुआ वेदों का। वेदों की संख्या 4 है। लौकिक संस्कृत वह संस्कृत थी जो वैदिक संस्कृत की तुलना में अपेक्षाकृत सरल थी और इसमें निर्माण हुआ महाभारत का और रामायण का। इनके रचनाकार के नाम कुछ इस प्रकार हैं। इसके उपरांत बात करें संस्कृत भाषा के बाद में किसका आविर्भाव हुआ, तो संस्कृत भाषा के बाद में आविर्भाव हुआ एक नई भाषा जिसे हम किस नाम से जानते हैं, तो आप सब जानते हैं कि इसे हम जानते हैं, याद रखना, पाली के नाम से। तो इसके बाद में आविर्भाव हुआ, याद रखना, पाली का। पाली के बाद में किसका आविर्भाव हुआ, तो आप सब जानते हैं कि पाली के बाद में जिस भाषा का आविर्भाव हुआ वह हुई हमारी प्राकृत। प्राकृत का कालखंड कितना देखने मिला हमें, तो इसका कालखंड देखने मिला हमें, याद रखिएगा, 1 एडी से लेकर 500 एडी तक में। प्राकृत के बाद में किस भाषा का जन्म हुआ, तो बताएंगे अपभ्रंश भाषा का जन्म हुआ। ये ध्यान रखना, अपभ्रंश भाषा का जन्म हुआ है। अपभ्रंश की बात करें तो ध्यान रखें, इसके बाद में अपभ्रंश के बाद में किसका जन्म हुआ, तो अपभ्रंश के बाद में जन्म हुआ है अपभट्ट का। अपभट्ट की बात करें तो ध्यान रखना, अपभट्ट के बाद में किसका जन्म हुआ, बताएंगे हिंदी का जन्म हुआ है। ये भी ध्यान रखिएगा, अपभट्ट के बाद में जन्म हुआ है हिंदी का। ओके प्यारे साथियों, अब हम यह समझेंगे कि अपभ्रंश क्या होती है और अपभ्रंश के कितने प्रकार होते हैं। ओके, हम बात कर रहे हैं कि अपभ्रंश क्या होती है और अपभ्रंश के प्रकार कितने होते हैं। तो यह जान लीजिए, अपभ्रंश क्या है, तो बताएंगे भाषा का बिगड़ा हुआ स्वरूप। भाषा का बिगड़ा स्वरूप जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं, बताएंगे अपभ्रंश बोलते हैं। अपभ्रंश के मुख्यतः प्रकार कितने होते हैं, तो अपभ्रंश के मुख्यतया जो प्रकार होते हैं, याद रखना, यह 6 प्रकार होते हैं। अब आप यह जानना चाहेंगे सर वह प्रकार कौन कौन से हैं, तो चलिए बातचीत करते हैं और समझते हैं कि अपभ्रंश के प्रकार कौन से हैं। अपभ्रंश का जो पहला प्रकार है साथियों, इसको हम जानते हैं, याद रखिएगा, सौर सैनी अपभ्रंश के नाम से। और जो सौर सैनी अपभ्रंश है प्यारे साथियों, इससे किन उपभाषाओं का जन्म हुआ, तो इससे जिन उपभाषाओं का जन्म हुआ है इसमें पहली आती है राजस्थानी, दूसरी आती है गुजराती, तीसरी आती है पश्चिमी हिंदी, फिर आती है साथियों पहाड़ी हिंदी। ओके, तो अपभ्रंश के 6 प्रकार में पहला प्रकार कौन सा है, सौरसैनी अपभ्रंश। इससे कितनी उपभाषाओं का जन्म हुआ, तो मुख्य उपभाषाएं हैं राजस्थानी, गुजराती, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। ओके, फिर दूसरी जो अपभ्रंश आती है इसे हम जानते हैं, याद रखिएगा, मागधी अपभ्रंश। और मागधी अपभ्रंश से किसका जन्म हुआ है, तो याद रखिएगा बिहारी का जन्म हुआ है। तो बिहारी का जन्म हुआ, बताएंगे, मागधी अपभ्रंश से।
फिर बात करें किसका जन्म हुआ है, बांग्ला। जो बांग्ला है इसे ध्यान दीजिएगा, मागधी से जन्म हुआ है इसका भी। तीसरे नंबर पर आती है जिसे बोलते हैं उड़िया, तो उड़िया का जन्म हुआ है मागधी से। और चौथे नंबर पर आती है, इसे बोलते हैं, याद रखिएगा, असमिया। असमिया, ओके। तो बिहारी का जन्म किससे हुआ बताएंगे, मागधी अपभ्रंश से। बांग्ला का जन्म हुआ है, याद रखना, मागधी से। उड़िया का जन्म हुआ है मागधी से। असमिया का जन्म हुआ है मागधी से, ओके। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे, याद रखिएगा, अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश। और अर्धमागधी अपभ्रंश की बात करें तो इससे जन्म हुआ है किसका, पूर्वी हिंदी का। पूर्वी हिंदी का जन्म हुआ है, ओके। इसके बाद में आती है ब्राचड़ अपभ्रंश। ब्राचड़ अपभ्रंश। और इससे किसका जन्म हुआ है, ध्यान रखिएगा, तो सिंधी उपभाषा का जन्म हुआ। इसके उपरांत पैसाची अपभ्रंश का आविर्भाव हुआ। और पैसाची अपभ्रंश से दो उपभाषाओं का जन्म हुआ। पहली उपभाषा हुई लहंदा, दूसरी हुई पंजाबी, ओके। इसके उपरांत एक नई अपभ्रंश का जन्म हुआ जिसे हम जानते हैं, याद रखिएगा, महाराष्ट्री अपभ्रंश के नाम से। और महाराष्ट्री अपभ्रंश से किसका जन्म हुआ, तो साथियों ध्यान रखना, महाराष्ट्री अपभ्रंश से जन्म हुआ है मराठी का। किसका हुआ बताएंगे, मराठी का, ओके। तो इस तरह से हमने डिस्कशन किया कि जो सौर सैनी अपभ्रंश है इससे जन्म हुआ है राजस्थानी का, गुजराती का, पश्चिमी हिंदी का और पहाड़ी का। मागधी अपभ्रंश से जन्म हुआ है बताएंगे बिहारी हिंदी का, बांग्ला का, उड़िया का, असमिया का। अर्धमागधी से जन्म हुआ है पूर्वी हिंदी का। ब्राचड़ अपभ्रंश से जन्म हुआ है सिंधी का। पैसाची अपभ्रंश से जन्म हुआ है लहंदा का, पंजाबी का। और महाराष्ट्री अपभ्रंश से जन्म हुआ जिसको बताएंगे हमारी मराठी का जन्म हुआ है, ओके। इसके उपरांत हम यह जानेंगे कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं होती हैं और हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं, ओके। चलिए, अगर हम बात करें हिंदी तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी एक भाषा है। हिंदी एक भाषा है और यह याद रखिएगा विश्व की 3000 भाषाओं में से एक है ना। विश्व में 3000 भाषाओं में से एक है। अब बात करें हिंदी की तो हिंदी जो है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग किया वह ईरानी और फारसी लोगों ने किया। फारसियों ने इस शब्द का, हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। अब सर हिंदी का ही प्रयोग क्यों किया, तो ईरानी और जो फारसी भाषा होती है इस भाषा के अंदर पर सा शब्द के स्थान पर हा शब्द का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल के फॉर्मेट में समझिएगा, जैसे कि हमारे यहां पर हम लोग बोलते हैं सप्ताह, तो ईरानी और फारसी भाषा में कहा जाएगा इसे हफ्ताह, यह ध्यान रखिए। इसी प्रकार से याद रखना, जो ईरानी, इसी प्रकार से ध्यान रखिएगा, जो हमारी सिंधु है इसे ईरानी या फारसी में कहा जाएगा हिंदू। और
हिंदू नदी के आसपास रहने वाले लोग हिंदी लोग, और हिंदी लोगों की बोले जाने वाली जो भाषा होगी यह भी हिंदी होगी। अगर देखा जाए तो हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा हुआ? तो हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमीर खुसरो ने किया। खुसरो ने किया। आपको पता होगा अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत के अंदर रहने वाले एक कवि थे, और अमीर खुसरो ने दिल्ली सल्तनत के 7 राजाओं का, और अमीर खुसरो ने दिल्ली सल्तनत के लगभग 7 राजाओं का राजवंश देखा था। अमीर खुसरो ने हिंदी भाषा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो इन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया, शब्द प्रयोग में दिया, यह प्रयोग किया गया शब्द था हिंदवी, या कुछ बुक कहती हैं कि नहीं हिंदवी का प्रयोग नहीं किया, इन्होंने हिंदी का ही प्रयोग किया था। ओके, क्लियर है? तो ध्यान रखिए, हिंदी भाषा है जो विश्व की 3000 भाषाओं में से एक है। हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ईरानी और फारसियों के द्वारा किया गया, और यही इन्हीं के द्वारा ये वर्ड दिया गया था। ईरानी जो भाषा होती है उसके अंदर सा का प्रयोग नहीं किया जाता। ईरानी जो भाषा होती है इसके अंदर सा का प्रयोग किया ही नहीं जाता, याद रखिएगा, हा का प्रयोग करते हैं। इसीलिए जो हमारे यहाँ पर सप्ताह बोला जाता है ये ईरानी भाषा में बन जाता है हफ्ताह। जो हमारे यहाँ की सिंधु नदी है इसे ये हिंदू नदी बोलते हैं, और हिंदू नदी के आसपास रहने वाले लोग क्या होंगे? हिंदू, और याद रखिएगा उनकी भाषा क्या हो जाएगी? हिंदी हो जाएगी। ओके, अगर व्यक्ति के रूप में देखा जाए किस व्यक्ति ने सबसे पहले प्रयोग किया हिंदी शब्द का, तो ध्यान रखना अमीर खुसरो आएंगे। अमीर खुसरो जो है इन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया? तो हिंदवी शब्द का प्रयोग किया या हिंदी शब्द का प्रयोग किया। कुछ बुकें कहती हैं कि हिंदवी का किया था, कुछ पुस्तकें कहती हैं कि हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था, कुछ पुस्तकें कहती हैं कि हिंदी शब्द का प्रयोग किया था। इसके उपरांत अगर देखें कि जो हिंदी भाषा है इसकी कितनी उपभाषाएं हैं, उपभाषाएं हैं, तो ध्यान रखिएगा इसकी 5 उपभाषाएं हैं। 5 उपभाषाएं हैं, लेकिन अगर एग्जामिनर पूछ लेता है कि हिंदी की कितनी बोलियां हैं, कितनी बोलियां हैं, तो ध्यान रखिएगा 18 मुख्यतः बोलियां हैं। ओके, 18 मुख्यतः बोलियां हैं। अब हम बात करते हैं कि हिंदी जो है उसकी कितनी उपभाषाएं होती हैं और उनके अंदर कौन कौन सी बोलियों का समावेश किया गया है। अब हम बात कर रहे हैं हिंदी की, और हिंदी के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे, याद रखिएगा, उपभाषाओं की। ध्यान दीजिएगा इस बात को, हिंदी की जो पहली उपभाषा मानी जाती है इसे हम मानते हैं, याद रखना, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की बात करें तो इसके अंदर कौन कौन सी बोलियां आती हैं, तो इसके अंदर जो पहली बोली आती है इसको हम पढ़ते हैं, याद रखिएगा, खड़ी बोली, जिसे एक और नाम दिया गया है कौरवी। कहां पर बोली जाती है खड़ी बोली या कौरवी? तो ध्यान दीजिएगा, खड़ी बोली बोली जाती है सहारनपुर, मेरठ, और जो हमारा देहरादून का क्षेत्र है, याद रखिएगा, यहां पर बोली जाती है। इसके बाद में जो दूसरी बोली है हमारी, यह कौन सी है? इसको बोलते हैं हरियाणवी। हरियाणवी, और हरियाणवी जो हमारी बोली है, याद रखिएगा, ये कहां पर बोली जाएगी? तो हमारे दिल्ली प्लस हरियाणा का जो ग्रामीण अंचल है, ग्रामीण
अंचल क्षेत्र है, याद रखिएगा। यहाँ पर यह बोली बोली जाती है, ये ध्यान रखिए। इसके उपरांत हम आगे बढ़े तो बातचीत करेंगे तीसरे नंबर पर। यह है हमारी, याद रखिएगा, कन्नौजी। और अगर हम बात करें कन्नौजी कहाँ पर बोली जाएगी, तो उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज है, याद रखिएगा, यहाँ पर बोली जाएगी। साथ ही साथ में जो उन्नाव का क्षेत्र है, यहाँ पर भी कन्नौजी बोली बोली जाती है। ध्यान रखिएगा, जो कन्नौज है इसका हमारे इतिहास में महत्व यह है कि कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। मैं आपसे चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि कन्नौज का जो त्रिपक्षीय संघर्ष था इसमें किन किन शक्तियों ने हिस्सा लिया था। कन्नौज से, याद रखिएगा, हमारे एक शासक भी हुए जिनका नाम जयचंद हुआ, और जयचंद की पुत्री ही थी, बताएंगे, जिनका नाम था संयोगिता। ओके, चलिए। इसके बाद में दो बोली और कौन सी आती हैं इसमें, ब्रज भाषा के नाम से जानते हैं। जो ब्रज भाषा है, याद रखना, इसे भाषा का दर्जा मिला हुआ लेकिन है बोली। इसका साहित्यिक महत्व अत्यधिक है, साहित्यिक महत्व अत्यधिक है, इसीलिए इसे, याद ना, भाषा का दर्जा मिला हुआ है, भाषा का दर्जा मिला हुआ है, ध्यान रखना। और किस कालखंड के कवियों ने सर्वाधिक इस भाषा का प्रयोग किया? जो कृष्णाश्रयी शाखा के कवि हुए, मीराबाई, सूरदास, इन्होंने, याद ना, सर्वाधिक इस भाषा का प्रयोग किया, ब्रज भाषा का सर्वाधिक प्रयोग किया। ओके, ब्रज भाषा कहां पर बोली जाएगी, तो यह, इसका प्रचलन कहां पर है, तो इसका प्रचलन आपको देखने को मिलेगा हमारे मथुरा, वृंदावन क्षेत्र में। ओके, इसके बाद में हमारी पांचवी बोली है जिसे हम जानते हैं, याद रखना, बुंदेली के नाम से। और जो बुंदेली है, याद रखना, ये कहां पर बोली जाती है, तो बुंदेली बोली जाएगी बुंदेलखंड में। और बुंदेलखंड का विस्तार कहां कहां पर है, तो बुंदेलखंड का विस्तार है मध्य प्रदेश और, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में। मेरे प्यारे साथियों, बुंदेलखंड के अंदर ही एक एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है। अध्ययन करने में रुचि लेते हैं तो मेरा आपसे आग्रह है कि कमेंट कीजिए बुंदेलखंड के उस एक्सप्रेसवे का नाम क्या है, उसकी लेंथ कितनी है, कहां से कहां जाता है, यह सारी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं ऐसा मानता हूं कि विद्यार्थी वही कमेंट करेगा जो पढ़ाई को लेकर सीरियस है, नहीं तो जो विद्यार्थी आते हैं केवल वीडियो खोलेंगे चले जाएंगे, तो उनसे वैसे भी मतलब नहीं है। लेकिन जो सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं वो नेट में सर्च कीजिए, जिस भी बुक में लिखा हुआ है उसमें सर्च कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके, तो याद रखिएगा, हमारी जो पश्चिमी हिंदी है इसकी 5 बोलियां हैं। पहली है खड़ी बोली, जिसे कौरवी कहते हैं, सहारनपुर, मेरठ, देहरादून में बोली जाती है। फिर है हरियाणवी, जो कि दिल्ली हरियाणा के क्षेत्र में, जो ग्रामीण अंचल के क्षेत्र है, यहाँ पर बोली जाती है। कन्नौजी कन्नौज और उन्नाव में बोली जाती है। ब्रज भाषा हमारे मथुरा, वृंदावन के क्षेत्र में बोली जाती है। बुंदेली बुंदेलखंड में बोलते हैं, जिसका विस्तार कहां पर है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद में अगर हम चर्चा करें तो हमारी दूसरी उपभाषा आ रही है, जिसको हम जानते हैं, याद रखिएगा, पूर्वी हिंदी के नाम से, पूर्वी हिंदी के नाम से। और पूर्वी हिंदी में, याद रखिएगा, किन उपभाषाओं का समावेश है, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है पहली अवधी। तो अवधी किसके अंतर्गत आती, बताएंगे, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। इसमें किसकी रचना हुई है, तो याद रखिएगा, इसमें रामचरितमानस, रामचरित्र जो मानस है इसकी रचना हुई है, ध्यान रखिएगा। अगर बात करें इसका प्रचलन कहां पर देखने को मिलता है, तो इसका प्रचलन हमें देखने को मिलेगा हमारे अवध के क्षेत्र में, ठीक है, अवध उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। इसी की दूसरी जो बोली है उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम जानते हैं, याद रखिएगा, बघेली के नाम से। और बघेली का प्रचलन कहां पर है, इसका प्रचलन कहां पर देखने को मिलेगा, इसका प्रचलन आपको देखने को मिलता है बघेलखंड में। कहां पर, बघेलखंड में देखने को मिलेगा। और जो बघेलखंड है इसका विस्तार कहां पर है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए। जो बघेलखंड है इसका विस्तार है
मध्य प्रदेश और प्यारे छत्तीसगढ़ में, सीजी में। इसके उपरांत जो तीसरी बोली आएगी वह है याद रखना छत्तीसगढ़ी। और जैसा कि नाम से ही सुस्पष्ट है, छत्तीसगढ़ी कहां पर बोली जाती है, तो छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, ध्यान रखना, हमारे सीजी राज्य में। ओके, सीजी में बोली जाती है। यहां पर आपने पढ़ा कि हिंदी की पहली उपभाषा है पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी आप सब जानते हैं कि इसकी कितनी बोलियां आपको देखने को मिली है, तो इसकी हमको बोलियां देखने मिली है, याद रखिएगा 5। अब कौन कौन सी बोली देखने मिली, तो पहली खड़ी बोली देखने मिली, फिर देखने मिली हरियाणवी, फिर देखने मिली कन्नौजी, फिर देखने मिली ब्रजभाषा, फिर देखने मिली बुंदेली। फिर हमने पढ़े किस पर बात की है हमने, तो याद ना पूर्वी हिंदी पर बात की है। पूर्वी हिंदी की बात करें तो याद ना पूर्वी जो हिंदी हुई, इसके अंदर 3 बोलियां हमने देखी। 3 बोली कौन कौन सी है, अवधी है, बघेली है और छत्तीसगढ़ी है। ओके, इसके उपरांत आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं, याद रखिएगा, 3 अन्य उपभाषाओं में। तो हिंदी की 3 जो उपभाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं देख लीजिए। जो बाकी उपभाषा बची हुई है वह कौन सी हैं। तीसरे नंबर की उपभाषा है हमारी, जिसे हम बोलते हैं राजस्थानी। राजस्थानी, और राजस्थानी के अंदर कितनी बोलियां आती हैं, तो इसके अंदर याद रखिएगा 4 बोलियां आती हैं। पहली आती है जिसे हम बोलते हैं, याद रखिएगा, उत्तरी राजस्थानी, और उत्तरी राजस्थानी को एक और नाम देते हैं हम मेवाती। ओके, इसे हम एक और नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं, याद रखिएगा, मेवाती। इसके बाद में हमारी दूसरी उपभाषा है जिसको हम बोलते हैं, याद रखना, दक्षिणी राजस्थानी। और दक्षिणी राजस्थानी जो है इसे एक नाम दिया गया जिसे बोलते हैं मालवी। तीसरी उपभाषा है हमारी जिसको बोलते हैं पूर्वी राजस्थानी। और पूर्वी राजस्थानी को हम किस नाम से जानते हैं, जयपुरी के नाम से जानते हैं। इसके बाद में कौन सी हमारी आएगी याद रखना उपभाषा, पश्चिमी राजस्थानी। और पश्चिमी राजस्थानी को हम किस नाम से जानते हैं, इसे जानते हैं, बताएंगे, मारवाड़ी के नाम से। मारवाड़ी के नाम से। ओके, तो आपने यह देखा कि हमारी तीसरी उपभाषा है हिंदी की राजस्थानी। राजस्थानी के अंदर 4 बोलियां हैं, कौन कौन सी हैं, उत्तरी राजस्थानी जिसे मेवाती बोलते हैं, दक्षिणी राजस्थानी जिसे मालवी बोलते हैं, पूर्वी राजस्थानी जिसे जयपुरी बोलते हैं, पश्चिमी राजस्थानी जिसे बोलेंगे मारवाड़ी के नाम से जानते हैं। ओके प्यारे साथियों, इसके बाद में जो हमारी उपभाषा है वह जान लीजिए। अगली उपभाषा है जिसे बोलते हैं पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी, और पहाड़ी जो हिंदी है याद रखना, इसके अंदर 2 बोलियां आती हैं। पहली आती है पश्चिमी पहाड़ी हिंदी। पश्चिमी पहाड़ी हिंदी कहां कहां पर प्रचलित है यह भी जान लीजिए। जौनासार, मंडी, हिसार क्षेत्रों में। ओके, इसके बाद में आती है याद रखना जिसे हम बोलते हैं मध्यवर्ती। दूसरी आती है जिसे बोलते हैं मध्यवर्ती पहाड़ी हिंदी। और मध्यवर्ती पहाड़ी जो हिंदी है याद रखिएगा, इसके भी 2 पार्ट हैं। पहला है कुमाऊनी, और ये कहां पर बोली जाएगी, तो जो हमारा हिमालय का कुमाऊनी क्षेत्र है, कुमाऊनी क्षेत्र है, यहां पर बोली जाती है। और फिर दूसरे नंबर पर आती है जिसको हम बोलते हैं, याद रखिएगा, गहड़वाली। गहड़वाली, और गहड़वाली बोली जाती है, बताएंगे, हिमालय के गहड़वाली क्षेत्र में। हिमालय के
गहड़वाली क्षेत्र में, गहड़वाली क्षेत्र में। पांचवी उपभाषा है हमारी बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी। और इसके अंदर कौन कौन सी बोलियां शामिल हैं? तो इसमें पहली है मगधी। मगधी का प्रचलन कहां पर देखने को मिलेगा हमें? तो याद रखना, मगध अर्थात वर्तमान का पटना। पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है बताएंगे? उदयन, उदयन। ओके। मैथिली, और मैथिली जो है याद रखना कहां पर प्रचलित है? मिथिलांचल, मिथिलांचल में प्रचलित है, ये ध्यान रखिएगा। और इसके उपरांत जो आएगी इसे हम बोलते हैं, याद रखिएगा, इसके उपरांत है भोजपुरी। और भोजपुरी का प्रचलन आप सब जानते हैं कि कहां पर हमारे प्यारे? बिहार राज्य में इसका प्रचलन है। प्यारे साथियों, क्लियर है? तो इस तरह से देखा आपने कि जो हमारी 3 उपभाषाएं थी उसमें तीसरे नंबर पर थी राजस्थानी, जिसकी 4 बोलियां थी। फिर थी पहाड़ी जो कि 2 भागों में बटी हुई थी, और फिर थी बिहारी जो कि 3 भागों में बटी हुई थी। मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से आपने सीखा कि जो हमारी हिंदी है, हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और इसकी 18 बोलियां हैं। ओके। इसके बाद में हम चलते हैं हिंदी के क्लासिफिकेशन में, या जिसे हम बोलते हैं हिंदी भाषा का उद्विकास, हिंदी भाषा का उद्विकास। प्यारे साथियों, जो हिंदी भाषा का उद्विकास बताया गया, दिया गया, इसमें अनेकों सिद्धांत, अनेकों विद्वान आए, अनेकों विद्वान आए। लेकिन हम बात करेंगे आज जॉर्ज ग्रिगर्सन के अनुसार, जॉर्ज ग्रिगर्सन के अनुसार, जॉर्ज ग्रिगर्सन के अनुसार जो हिंदी है, याद रखिएगा, इसे 4 भागों में बांटा जाता है। हिंदी को 4 भागों में बांटा जाता है जो कि निम्नानुसार है। इसका जो पहला भाग है वह है, याद रखिएगा, आदिकाल, आदिकाल, जिसका कालखंड कितना देखने को मिलेगा हमें? 1050 से लेकर 1350। फिर दूसरा कालखंड है जिसे हम बोलते हैं, प्यारे साथियों, भक्ति काल। और भक्ति काल की अवधि देखने को मिलेगी हमें 1350 से लेकर 1650। इसके बाद में जो काल आएगा इसे हम बोलेंगे रीति काल। और रीति काल की बात करेंगे तो इसका कालखंड कितना तक? इसका कालखंड है 1650 से लेकर सन 1850। इसके उपरांत है हमारे पास में आधुनिक काल। और आधुनिक काल की अवधि कितनी है बताएंगे? तो आधुनिक काल की अवधि देखने को मिलेगी सन 1850 से लेकर अब तक। क्लियर है प्यारे साथियों? इसके उपरांत हम चर्चा करें, हम बातचीत करें। भक्ति काल जो है, याद रखिएगा, यह 2 भागों में डिवाइड है। भक्ति काल जो है यह 2 भागों में बटा हुआ है। आप जानना चाहेंगे सर भक्ति काल जो 2 भागों में बटा हुआ है वह कौन कौन से भाग हैं? तो भक्ति काल बटा हुआ है 2 भागों में। पहला है सगुण भक्ति काल, और एक है जिसे हम बोलते हैं निर्गुण भक्ति काल, निर्गुण भक्ति काल। ओके प्यारे साथियों, अब याद रखिएगा जो सगुण भक्ति काल है यह भी 2 भागों में बटा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें पहली आती है रामाश्रयी शाखा, रामाश्रयी शाखा, और दूसरी आती बताएंगे कृष्णाश्रयी शाखा। इसके बाद में है हमारी निर्गुण भक्ति काल। तो निर्गुण भक्ति काल भी 2 भागों में बटा हुआ है। एक है बताएंगे प्रेमाश्रयी शाखा, और एक है बताएंगे ज्ञानाश्रयी शाखा। ओके प्यारे साथियों, क्लियर है? रीति काल जो है, रीति काल याद रखिएगा, यह भी 3 भागों में बटा हुआ है, यह भी 3 भागों में बटा हुआ है। अब 3 भाग में पहला भाग जो हमें दिखाई देगा इसे बोलते हैं, याद रखिएगा,
रीति बद्ध, दूसरा जो है इसे बोलते हैं रीति मुक्त, और तीसरा जो है इसे बोलते हैं, याद रखना, रीति सिद्ध। ओके मेरे प्यारे साथियों, इसके बाद में जो आधुनिक कालखंड है यह याद रखना 5 भागों में बटा हुआ है, 5 भागों में बटा हुआ है, जिसमें पहला आता है भारतेंदु युग, फिर आता है द्विवेदी युग, फिर आता है बताएंगे, याद रखिएगा, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी। तो इस तरह से याद ना इसके 5 भाग हैं। ओके प्यारे साथियों, चलिए देखते हैं कि आज हमने क्या क्या। प्यारे साथियों, आज हमने पढ़ना प्रारंभ किया हिंदी भाषा के उद्विकास से, और हमने जाना कि जो हिंदी भाषा का उद्भव है वो हमारी मातृ जननी भाषा है, उससे जन्म हुआ है। हमने देखा कि सबसे पहले जो भाषा का उद्भव हुआ वह संस्कृत हुई, संस्कृत के बाद में पाली आई, पाली के बाद में प्राकृत आई, प्राकृत के बाद में अपभ्रंश आई, फिर हमने देखा कि अपभ्रंश के बाद में अपभट्ट आई, और अपभट्ट के बाद में हिंदी आई। फिर हम जब आगे बढ़े तो हमने देखा कि जो हमारी अपभ्रंश है, अपभ्रंश के कितने प्रकार हैं, तो याद रखिएगा, हमने देखा कि अपभ्रंश के मूलतः कितने प्रकार होते हैं बताएंगे, तो 6 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है सौरसेनी अपभ्रंश, और सौरसेनी अपभ्रंश से 4 उपभाषाओं का जन्म हुआ, राजस्थानी, गुजराती, पश्चिमी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। मागधी अपभ्रंश से जन्म हुआ बिहारी हिंदी, बांग्ला और असमिया उड़िया का। फिर आई महाराष्ट्री अपभ्रंश, तो इससे जन्म हुआ है मराठी का। अर्धमागधी से जन्म हुआ है पूर्वी हिंदी का। ब्राह्मण से हुआ है लहंदा और पंजाबी का। ब्राह्मण से जन्म हुआ है सिंधी का। ब्राह्मण से जन्म हुआ है, ध्यान रखिएगा, सिंधी का। और फिर बात करें बैसाखी से जन्म हुआ, बताएंगे लहंदा और पंजाबी का। इसके बाद में हमने यह पढ़ा कि जो अपभ्रंश है, याद रखना, इसके 6 प्रकार इस प्रकार से होते हैं। फिर हमने डिस्कशन किया कि हिंदी भाषा जो है यह विश्व की 3000 भाषाओं में से एक है। हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ईरानी या फारसियों ने किया, या हम कह सकते हैं हिंदी शब्द देने वाले ईरानी या फारसी हुए, क्योंकि इनकी भाषा के अंदर सा शब्द नहीं होता, हा होता है। इसीलिए जो हमारे यहाँ पर सप्ताह होता है वो ईरानी और फारसी शब्द में हफ्ताह हो जाता है। सिंधु जो होता है वो हिंदू हो जाता है। ठीक है, इस व्यक्ति ने हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया तो अमीर खुसरो ने किया। अमीर खुसरो ने किस शब्द का प्रयोग बताएंगे, तो हिंदी या हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था। हिंदी के अंदर कितनी उपभाषाएं हैं, तो 5 उपभाषाएं हैं। कितनी बोलियां हैं, तो बताएंगे लगभग 18 बोलियां हैं। इसके उपरांत हम आगे बढ़े तो हमने यह सीखा कि हिंदी के अंदर कौन कौन सी उपभाषाएं आती हैं। तो पहली आती बताएंगे पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हमने डिस्कशन करे। फिर पूर्वी हिंदी देखे जिसके अंदर 3 बोलियां हमने डिस्कशन करे। फिर आए राजस्थानी के अंदर 4, पहाड़ी के अंदर बोलेंगे 2, और फिर बिहारी के अंदर हमने देखा कि बताएंगे 3 हमने डिस्कशन किया है। फिर हमने जॉर्ज गिबर्सन के अनुसार हिंदी को 4 कालखंडों में डिवाइड किया। पहला कालखंड था आदिकाल, फिर था बताएंगे भक्ति काल, फिर था बताएंगे रीतिकाल, रीतिकाल के बाद में था आधुनिक काल। ओके, तो मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।